स्वाति बेटा, तुम्हारी माँ को दवाई देने का वक्त हो गया। दवाई दी या नहीं? हाँ मम्मी जी, अभी देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, घर के काम थोड़ी देर बात कर लिया करो। पहले समधन जी का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे ही चंदा जी ने अपनी बहू स्वाति को आवाज दी, वो जल्दी से कमरे में गई और पलंग पर सोई हुई माँ को उसने हाथ का सहारा लगाकर उठाया और अपनी गोद में उसका सिर रखकर फिर उनका मुंह खोला और उन्हें दवाई दी। उसके बाद रोज की तरह माँ से बात करने लगी। स्वाति बोली, पता है माँ, आज सुबह ललित ऑफिस के लिए घर से जल्दी निकल गए। उनके किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उनकी, मुझे कहकर गए थे। स्वाति, आज मेरी तरफ से माँ से माफी मांग लेना। आज उनसे बिना बात किए हुए ही जा रहा हूं। माँ, मुझे तो समझ नहीं आता, लोग कैसे अपने बेटी को कोख में ही मार देते हैं। अपने अंश को अपने से अलग करना कठिन होता होगा ना। अब तुम सोच रही हो ना कि आज ये स्वाति ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ, पड़ोस में जो शर्मा आंटी है ना, अरे वही, जिनके बेटे अमन की शादी पिछले साल हुई थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया तो बेटी होने पर उसे गर्भ में मारने का फैसला ले लिया। और आज पता चला कि शर्मा आंटी ने बहू का गर्भपात करवा दिया। माँ, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज तक मैं सुनती आई हूं, लेकिन अब तो अपनी आंखों से भी देख रही हूं। सच में माँ, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे जो तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे पैदा किया, वरना मेरे जैसी अभागन को तो पिता ने कोख में ही मार दिया होता। मैं लड़की थी, इसीलिए तो पैदा होते ही तुझे मेरे साथ अकेले ही इस सफर में छोड़ दिया था। ये तो माँ तू ही थी जिसने मुझे इस समाज से लड़कर भी अच्छी परवरिश दी। माँ, मैंने कभी पिता को नहीं देखा, लेकिन तुझमें मैंने माँ और पिता दोनों का प्यार महसूस किया है। मेरे लिए तो तू ही मेरी जिंदगी है। एक तू ही तो थी जो मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाती थी। तो आज मैं कैसे तेरे मन की पीड़ा को नहीं समझूंगी। माँ, तेरा और मेरा रिश्ता तो उसी दिन जुड़ गया था जब तेरी कोख में आई थी। फिर तू ही बता, कैसे मैं जीवन के इस मोड़ पर तुझे अकेला छोड़ दूं, जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं तो तेरी परछाई हूं, और परछाई तो कभी साथ छोड़ ही नहीं सकती। वो तो जीवन भर साथ निभाएगी। जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। तो क्या हुआ, आज तू कुछ बोल नहीं सकती। मैं तेरे बिना बोले भी तेरे मन को पढ़ सकती हूं। जैसे बचपन में तू समझ जाती थी। स्वाति की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ पलंग पर एक बेजान शरीर को लिए लेटी हुई प्रभा जी कुछ कहना चाहती थी। मानो कह रही हूं कि तुम्हें जन्म देने का मेरा फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता था। आखिर कोख में तुम्हें मैं कैसे मार देती। मेरा अपना अंश थी तुम, मेरा प्यार, मेरा समर्पण, और उन सबसे भी बड़ा मुझे पूर्ण करने वाली तुम ही तो थी। स्वाति सोच रही थी, काश सब पहले की तरह ठीक हो जाए। एक बार फिर से वो अपनी माँ की आवाज सुन पाए, फिर से उनकी गोदी में सिर रखकर सुकून भरी नींद ले पाए। लेकिन पता नहीं कब वो दिन आएगा। पूरे 3 साल हो गए हैं प्रभा जी को कोमा में गए हुए। उस भयानक एक्सीडेंट से प्रभा जी तो बच गई, लेकिन सिर्फ उनका शरीर ही बच पाया था, वो भी एक बेजान लाश की तरह। उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। बहुत अकेली थी वो, और स्वाति भी रोज रोज उनसे मिलने नहीं जा सकती थी। बहुत परेशान थी वो, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। पिता को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। ये तो उसकी माँ
प्रभा जी का ही त्याग और समर्पण था जो उसे ललित जैसा पति और चंदा जैसी सुलझी हुई सास मिली। स्वाति की परेशानी को चंदा जी ने भांप लिया था और उन्होंने स्वाति की परेशानी को समझते हुए उससे प्रभा जी को अपने ही साथ रखने के लिए कहा। एक बार तो स्वाति को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक सास कैसे इतनी नरम दिल हो सकती है जो बहू की मां को अपने घर में रखने को तैयार हो जाए। लेकिन जब उसने चंदा जी के मुंह से ये बात सुनी कि माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है, मैं भी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी एक बेटी हूँ, आज सास बन गई हूँ, लेकिन माँ बेटी के रिश्ते की अहमियत नहीं भूली हूँ। अच्छा जीवन जीने के लिए अगर कुछ करने का मौका मिले तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तुम्हारा रिश्ता हमसे पहले प्रभा जी से है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। आज तुम्हारा ये अस्तित्व प्रभा जी की वजह से ही तो है और ये तुम्हारा हक है कि तुम अपना फर्ज निभाओ। मैं और ललित तुम्हें कैसे रोक सकते हैं। बहू बन जाने का मतलब ये तो नहीं कि अब माँ के लिए तुम उनकी बेटी नहीं हो। एक बेटी की भी तो अपनी भावना होती है। हम तुम्हारी इन भावनाओं का सम्मान करते हैं। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर स्वाति के मन में उनके लिए आदर और भी बढ़ गया था। चंदा जी और ललित ने इन 3 सालों में कभी स्वाति को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि प्रभा जी उनके लिए कोई मुसीबत है, बल्कि ललित तो दामाद ना बनकर एक बेटे की तरह उनकी देखभाल करता था। उन दोनों के साथ के वजह से ही आज स्वाति भी अपना फर्ज निभा रही थी। लोग बेटों के लिए तरसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं बेटा और बेटी दोनों उनका ही अंश हैं। अगर भावना दिल से जुड़ी होगी तो दोनों ही अपना फर्ज निभाएंगे, और अगर मन में नहीं होगा तो दोनों ही मुंह फेर लेंगे। स्वाति ने बचपन से ही अपने साथ माँ को खड़े पाया था, तो आज वो कैसे उनसे मुंह फेर सकती थी। आज भी उसके मन में एक आशा है कि एक दिन फिर माँ उससे पहले की तरह बातें करेंगी, और ये सब चंदा जी की समझ से ही तो संभव हो पाया था कि स्वाति एक बेटी और बहू दोनों का फर्ज बखूबी निभा रही थी। आज तक जो माँ परछाई बनकर हर कदम पर उसका साथ देती आई थी, उसके हर दुख और तकलीफ से हुई पीड़ा को अपनी ममता से कम करने का प्रयत्न कर रही थी। आज उस माँ की बेटी अपनी माँ की परछाई बनकर अपना कर्तव्य निभा रही थी। सच ही तो कहते हैं, माँ मुझे जीने का अधिकार दे। देखना, हर फर्ज अपना मैं निभाऊंगी। तेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ खड़ी हो जाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं हाथ तेरा, बुढ़ापे की लाठी बन जाऊंगी। लड़का ही नहीं होता सब कुछ, ये सबको सिखाऊंगी। हर मुसीबत में मैं तेरी हमसफर बन जाऊंगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।